बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉटनी सेक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ऐसे और जो चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें भी हमारे टॉपिक 2 है, उसको बाद में एक एक करके डिस्कस। सब एक प्रॉपर हमें पहले चैप्टर से, जो कि हमारे बॉटनी सेक्शन का पहला चैप्टर है, इसका पहला टॉपिक है, लेक्चर है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, जब देखें स्टूडेंट्स, हम बार बार स्टडी करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेरिडिटी है या मोरोसी है, जो किसी भी वालिदैन से उनके बच्चों को खाम मुंतकिल होती हैं। तो उस मुंतकिली को या उस इनहेरिटेंस को या उस विरासत को समझने के लिए और वालिदैन और बच्चों में इस एक जैसा होने को समझने के लिए पहली बार जो बेहतरीन स्टडी की गई वो क्रोमोसोम्स और डीएनए के हवाले से है और क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में है। तो क्रोमोसोम्स ये लफ्ज दो अल्फाज से लिया गया है। क्रोमो मीन्स कलर्ड और सोम्स या सोमा मीन्स सोमा या सोम्स मीन्स बॉडीज। तो पहली बार जब सेल के द मोस्ट डेंसर और द कलर पार्ट न्यूक्लियस में इन्हें ऑब्जर्व किया गया in 1882 by Walther Fleming। वाल्थर फ्लेमिंग इन्हें पहली बार ऑब्जर्व करते हैं या डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स। डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये क्रोमोसोम्स को डिस्कवर करते हैं और 1888 में वाल्डियर ये साइंटिस्ट है नेम्ड these threads as chromosomes और इन धागे नुमा लंबा रेशेदार जो स्ट्रक्चर है, ये इसको क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने इन धागों को नाम क्रोमोसोम दिया। तो क्रोमो कलर और सोमा या सोम्स मींस बॉडीज। पहली बार न्यूक्लियस में जब इन कलर्ड थ्रेड्स को या बॉडीज को ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया बाय वाल्थर फ्लेमिंग इन 1882। बाद में पहले ये थ्रेड्स उनको नाम दिया गया था, बाद में इन्हीं थ्रेड्स को वाल्डियर ने 1888 में नेम दिया या नाम रखा एज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का। अब एक डिफरेंशिएशन हम यहां करते हैं, क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बजाते खुद एक ही धागा या रेशा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिखने की वजह से वो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंशिएट हुआ है, तकसीम है। तो पहले हम क्रोमोसोम्स को डिफाइन करते हैं, क्रोमोसोम्स, उसके बाद फिर क्रोमेटिन, फिर इन दोनों को टेक करते हैं कि किस हवाले से ये सिमिलरिटी रहते हैं। क्रोमोसोम्स आर colored bodies with prominent structure, जिसको हम नाम क्रोमोसोम देते हैं। यहां ये एक मखसूस शक्ल रखने वाला धागा बन जाता है, ऐसे यूं ही मुड़ा हुआ या लिफ्टा हुआ धागा नहीं रहता। तो क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज विथ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर that are visible only in cell division in the nucleus, देखिए क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज, ये रंगीन बॉडीज या स्ट्रक्चर्स या थ्रेड्स या फाइबर्स हैं विद प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, एक वाज़ेह है या मुस्तकिल इनकी एक शेप है, दैट आर विजिबल ओनली इन सेल डिवीजन इन द न्यूक्लियस, जो सिर्फ और सिर्फ सेल की तकसीम होते वक्त न्यूक्लियस में जाहिर हो जाते हैं।
इस जैसी अशकाल को हम नाम देते हैं एज क्रोमोसोम्स। इस सेल डिवीजन के अलावा मियोसिस और माइटोसिस के अलावा इस वक्त से पहले या बाद में, इस वक्त से हटकर भी न्यूक्लियस के अंदर यही धागा या कलर्ड माया या धागा पड़ा रहता है, बट नॉट विद अ प्रोमिनेंट शेप। वो एक खास स्ट्रक्चर में नहीं, वो विजिबल नहीं, और जब वो विजिबल नहीं, जब वो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं और फिर पड़ा रहे सेल के तकसीम के बगैर किसी वक्त में, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। उस मटेरियल को हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन मीन्स द फोल्डेड और इंटरवूवन ज्यादा लिपटा हुआ, बहुत ही पेचीदा लिपटा हुआ, दी फोल्डेड या इंटरवूवन मास ऑफ थ्रेड्स दैट आर आल्सो कलर्ड। ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यहां पे इनकी खासियत बरकरार है रंग वाली। तो द फोल्डेड इंटरवूवन मास ऑफ थ्रेड्स, colored threads या threads that are colored, present in nucleus with no prominent structure are called या is called chromatin। इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या भाई? इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। पहली बात, इस चीज को हमने क्लियर करना है, तभी हम इसको समझेंगे। ये हमारे पास एक सेल है, दैट इज इट्स न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है। अब हमें पता है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में मौजूद है। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? अगर ये लिपटा हुआ मुड़ा सा जो कलर्ड धागा है, यूं बगैर एक मखसूस शक्ल के, बगैर सेल डिवीजन के, हर वक्त हमें ये एक धुंधला सा साफ नजर आने वाला स्ट्रक्चर जो है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। इस मटेरियल या इस पेचीदा लिपटे हुए धागे को हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब यही धागा सेल डिवीजन में, सेल की तकसीम होते वक्त, मींस दैट अगर माइटोसिस में होना है, अगर मियोसिस में होना है, तो माइटोसिस और मियोसिस में यही न्यूक्लियस के अंदर लिपटा हुआ, बगैर स्ट्रक्चर के, बगैर कोई प्रोमिनेंट शेप के, बगैर साफ दिखने वाला जो मादा है, अगर सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस में एक परमानेंट या पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में धागे और ये धागा हमारे पास अपीयर हो इन शेप्स में या इन स्ट्रक्चर्स में, नाउ दैट पार्टिकुलर शेप इज ऑफ दैट मटेरियल। इस मादे को इस हालत में जाहिर कराना, इस बगैर स्ट्रक्चर लिए हुए को स्ट्रक्चर का मिलना, बगैर नजर आने वाले को नजर का आ जाना, और बगैर एक परमानेंट उनकी स्टडी और ग्राफिक हुए उनको हम विजुअलाइज करके साफ सुथरा इस हालत में पाए, दैट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। इसको फिर हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यही धागा अगर इस फॉर्म में बगैर सेल डिवीजन के है तो क्रोमेटिन है। अगर वही धागा, वही मटेरियल धागा अगर एक मखसूस शक्ल में सेल डिवीजन होते वक्त हमें इस फॉर्म में वाज़े होके दिखे, इसे हम क्रोमोसोम्स, जिसकी हमने ये डेफिनेशन की है कलर्ड, दीज आर आल्सो कलर्ड, प्रोमिनेंट, ये इनकी एक शेप बन गई, और दैट आर विजिबल, वाज़े है ये सूरत और हालत। यहां पे धुंधला और नॉट क्लियर, ये है क्लियर और वाज़े, और डिवीजन होते वक्त न्यूक्लियस में नजर आए, दैट मटीरियल is known as chromosome। इस माये या इस धागे को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खासियती एक पॉइंट है सेल का।
और इसकी तादाद और इस पे मौजूद जो खुफिया और इंसान की पूरी जिंदगी की कोडिंग की गई है वो सारा का सारा इससे वाबस्ता है। इसके बारे में डिटेल करते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर मुख्तलिफ जानदारों में और अकसाम के जानदारों में मुख्तलिफ है, और उस मुख्तलिफ होने की वजह से ये उसकी एक बेहतरीन शनाख्त या पहचान है। सारे जानदारों का क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं हो सकता। सेम इस वजह से नहीं है, हर एक जानदार को अपना एक खासियती पहचान के लिए ये मटेरियल दिया गया है जिससे उसकी शनाख्त होती है। तो क्रोमोसोम नंबर लाइक इन ह्यूमन दैट इज 46 और 23 जोड़ों में है। वैसे क्रोमोसोम्स जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं, सिंगल होंगे तो 23। ऐसे ही हमारे पास पी प्लांट के लिए दैट इज 14 इन 7 पेयर्स, और हाउस फ्लाई जो आम मक्खी है दैट हैज 8 इन 4 पेयर। फ्रॉग के लिए 26 इन 13 पेयर्स। यूं ही चिंपैंजी के लिए 48 इन 24 पेयर्स। ऐसा ही फर्न्स के लिए, प्लांट्स के लिए they have 1000 in 500 pairs, in 500 pairs। और यूं जाके हमारे पास बैक्टीरिया का ओनली 1, सिर्फ एक, ये हैप्लाइड है और इसका पेयर है भी नहीं। तो क्रोमोसोम की अपनी नंबर हर एक किस्म के मखसूस जानदार में, इंसान में इतने पेयर्स, मटर के पौधे में इतने पेयर्स, मक्खी में इतने पेयर्स, फ्रॉग में इतने पेयर्स, चिंपैंजी में इतने पेयर्स, फर्न्स प्लांट्स में इतने पेयर्स, और इसका यहाँ पे सादा से जो सादा हमारे पास इस लाइफ की बुनियादी जानदार है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, वो इतने सिंगल मिकदार में या तादाद में एक दाना हैप्लाइड रखते हैं। तो ये उनकी एक मखसूस तादाद और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ वाज़ेह सूरतों में। अच्छा, अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो इनमें से जो वाज़ेह इनकी शक्ल सूरत है, इनमें हमें 3 स्ट्रक्चर वाज़ेह दिखते हैं। फर्स्ट इज, पहला जो बुनियादी है दैट इज इट्स, ये जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। दैट सेंट्रल पोर्शन इज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर का बना हुआ है। सेंट्रोमियर काइनेटोकोर प्रोटीन का बना हुआ है। काइनेटोकोर ये एक प्रोटीन है, ये हिस्सा इसका बना हुआ है। और नेक्स्ट इज अगेन अ क्रोमेटिड, फिर एक क्रोमेटिड है, ये नेक्स्ट क्रोमेटिड है। ठीक है, इसको आर्म या क्रोमेटिड हम कहते हैं। और इसके जो लास्ट वाला एंड है जहां पे इसकी यूं फोल्डिंग हुई है, टर्न या कर्व हुआ है, ये वाला हिस्सा, और यहां पे टर्न या जो कर्व हुआ है ये वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एज टीलोमियर। इसको हम टीलोमियर कहते हैं। और जहां पे ये एक ट्यूब नुमा बेहतरीन केसिंग है, और जहां पे भी ये धंसा हुआ है, अंदर की तरफ को ये गया हुआ है, ये धंसा हुआ है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, इसके इस हिस्से को हम, ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्ट मींस टू कंस्ट्रिक्ट, अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो किसी में एक हो सकता है या इस शेप लाइक कि यूं ऐसा एक स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास यूं एक, दो और फिर दे, ये कंस्ट्रिक्शन 2 भी हो सकते हैं। जो पहला है बुनियादी है उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जो दूसरा है और बाद में एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और बाद में ये भी हो सकता है कि जो धंसी हुई जगह है वो यूं क्रोमेटिड को हम ड्रा करेंगे और उसके एंड पे ये हो सकता है, दूसरा आर्म हो ही नहीं सकता। इधर फिर इसका काम सैटेलाइट है, इसको नाम हम सैटेलाइट देते हैं, ये भी कंस्ट्रिक्शन है। तो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो जिस भी हवाले से वो नाम हो, हम उसको वही नाम देते हैं। तो इस कंस्ट्रिक्शन के हवाले से इसकी एक मखसूस शक्ल हमें मिलती है, एक वाज़ेह फॉर्म में ये विजिबल होता है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 चीजों से मिलकर बने हैं। इट हैज डीएनए, इसमें डीएनए मौजूद है, इट हैज प्रोटीन्स, और इसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो क्रोमोसोम्स के बनाने में 40% डीएनए
और 60% प्रोटीन्स इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ साथ स्मॉल, ये तीसरा बुनियादी, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए, कम या मामूली सी मिकदार में आरएनए भी इनके साथ है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, और मामूली सी मिकदार में इनके साथ कैल्शियम भी मौजूद है। तो कैल्शियम मामूली सी मिकदार में, आरएनए, 60% के करीब प्रोटीन्स और 40% के करीब ये डीएनए, ये सारे के सारे मिलके क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, और क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए यही मटेरियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनकी शेप या ओवरऑल हमारे पास अगर एक क्रोमोसोम यूं एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, और इसके अंदर ये धागा यूं फोल्डेड फॉर्म में, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या उसकी मदद से हम स्टडी करें, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे विजिबल होते हैं, नजर आते हैं। तो यूं जैसे एक फोल्डेड और स्ट्रक्चर छोटे छोटे दानों और धागों पर मुश्तमिल हमें विजुअलाइज होता है। तो इसके बुनियादी यूनिट्स जो क्रोमोसोम्स के हैं, न्यूक्लियोसोम, ये जो एक बीड या तस्बीह नुमा स्ट्रक्चर इसका बनता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब ये जो इसका डीएनए पार्ट है, ये इसका हेरिडिटी पार्ट है, मींस दैट ये हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है एक से दूसरी नस्ल को खासियात के मुंतकिल करने का, जबकि जो इसका प्रोटीन पार्ट है दैट इज नॉन हेरिडिटी, ये हेरिडिटी नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि शायद सारा का सारा क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक से दूसरी नस्ल में खासियात मुंतकिल करने का, लेकिन बाद में इसकी केमिस्ट्री जब डिस्कस हुई तो पता चला कि सिर्फ डीएनए इसका हेरिडिटी मटेरियल है और प्रोटीन इसका नॉन हेरिडिटी। प्रोटीन सपोर्ट तो करता है लेकिन डायरेक्ट एक से दूसरी नस्ल को खासियात ले जाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो जब प्रोटीन नॉन हेरिडिटी है so that is called as supporting material. प्रोटीन इज इट्स सपोर्टिंग मटेरियल। प्रोटीन को डीएनए का सपोर्टिंग मटेरियल कहते हैं, या प्रोटीन को डीएनए का कैसिंग, उसकी कैसिंग या कवरिंग करने वाला मटेरियल भी कहते हैं। तो यहां पे हम एक पॉइंट यूं क्लियर कर दें कि जो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने हैं, उसका जो डीएनए पार्ट है ये हेरिडिटी, एक से दूसरी नस्ल को खासियात ले जाने का जिम्मेवार, और उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो नॉन हेरिडिटी है, जस्ट सपोर्टिंग ऑफ डीएनए, जस्ट कैसिंग ऑफ डीएनए। तो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन और एंजाइम से बचाने में उसकी मदद करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ हमें क्लियर हुआ कि क्या पहली बार में कब डिस्कवर किया गया था और उनको नाम क्रोमोसोम कब दिया गया, फिर इनकी हमने डिफिनीशन की, फिर उसको हमने क्रोमेटिन से डिस्टिंग्विश किया कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फर्क करें, और क्रोमोसोम नंबर हर एक जानदार का अपना है जो उसकी शनाख्त है। और उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये आर्म है क्रोमेटिड, ये सेंटर में सेंट्रोमियर काइनेटिकोर प्रोटीन का बना हुआ, ये फिर क्रोमेटिड है, और उनके लास्ट जो पार्ट है ये टीलोमेयर कहलाते हैं। ये जहां पे धंसी हुई ट्यूब सी जगह है ये कंस्ट्रिक्शन कहलाती है। किसी में एक हो सकता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दो हो सकते हैं सेकेंडरी, तीन भी हो सकते हैं टर्शरी कंस्ट्रिक्शन, और किसी पे कंस्ट्रिक्शन सिर्फ वाहिद एक भी हो सकता है, उधर हम उसको सैटेलाइट का नाम देते हैं। फिर क्रोमोसोम की हमने मेकअप के क्रोमोसोम बने हैं डीएनए और प्रोटीन से, 40% डीएनए है, 60% प्रोटीन है, मामूली सी मिकदार में आरएनए भी है, मामूली सी मिकदार में कैल्शियम भी है। जो डीएनए का पार्ट है वो हेरिडिटी है। इस ही डीएनए ने एक से दूसरी नस्ल को खासियात और मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स वालिदैन से बच्चों को लाने हैं, जबकि प्रोटीन हेरिडिटी नहीं है, एक से दूसरी नस्ल को खासियात मुंतकिल करने का डायरेक्टली जिम्मेवार नहीं है। हाँ, डीएनए को सपोर्ट करता है, डीएनए की केसिंग करता है, और ये नॉन हेरिडिटी मटेरियल। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह इसके केमिकल स्ट्रक्चर में जैसा ये माइक्रोस्कोप की मदद से दिखते हैं और उनमें स्मॉल यूनिट्स जैसे वो दिखते हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।